मटेरियल के बारे में क्या पढ़ना है वो मैं आपको दिखाते चलता हूँ, और इसमें आपको क्या क्या लिखना क्या क्या है। तो सीधा का सीधा डेफिनेशन लिखना है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से लिखते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों को एच से लिखते हैं। एच बराबर लिखो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो सीधे बी नॉट ना लिखा बी अपॉन म्यू नॉट लिखो, ठीक है। और उसके बराबर मैग्नेटिक फील्ड बटे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस लिखो। ये डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना चाहते हो तो लिखो, लेकिन हेडिंग हिंदी इंग्लिश में लिखना है। ये हिंदी में लिख लो, फील्ड इन विच ए मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है उसको तुम मैग्नेटाइजेशन के लिए रखोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मान लो पहले से ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, इसमें तुमने क्या रखा है, इस मैग्नेटिक मटेरियल को रखा। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, तो बी अपॉन म्यू नॉट है, बस सीधा। और इसका एम्पियर यूनिट लिख लो, बस ख़त्म है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना तीव्रता के साथ वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना स्पीड में वो क्या हो मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा। तो क्या है ये I इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या, इसका डिफिनेशन लिखना ना, ये हिंदी में होना चाहिए, हेडिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। और इसका डिफिनेशन आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें पसंद है। तो I इज इक्वल टू एम अपॉन वी लिखोगे। भी क्या है यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। इसका एक्स एम से लिखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्स टू 1, ये क्या है कि I अपॉन एच है, I अपॉन एच है। इट इज़ ए स्केलर यूनिट विथ नो डायमेंशन फिजिकली इट। अब देखो इसका मीनिंग आप अपने इसके हिसाब से लिख लेना, नीड के हिसाब से, जैसा नीड है वैसा लिखना। और आप सीधे लिख लेना फिजिकली, हिंदी में लिखना है। फिजिकली इट रिप्रेजेंट द ईज विथ विच ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, यानी कि कितना आसानी से कोई मैग्नेटिक मटेरियल, अगर मान लो कि ये एक आयरन लोहा का टुकड़ा है, ये कितना आसानी से परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा या मैग्नेट बन जाएगा, वही है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ईज। फिर उसके बाद मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू, अभी तुमने ये वाला लिखा था ये वाला, तो यहाँ से फिर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू बराबर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसको जो है ना पहला वाला जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, उसी से कंपेयर यहाँ से म्यू नॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी, इतना छोड़ो इसको, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये लिखोगे बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच लिखोगे। और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स एम लिखोगे। बस इसको छोड़ो, ये दो फार्मूला लिख लेना, और ये सब इसका कैलकुलेशन भाड़ में गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह का, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो डायामैग्नेटिक, अगर फ्री मैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो, और एक फेरोमैग्नेटिक। 2 तरह का मटेरियल हो गया, 3 तरह का, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या होगा, ये सब मत लिखो, हटाओ। देखो डायामैग्नेटिक है ना, तो जब इसको फील्ड, अगर मटेरियल को तुम फील्ड के अंदर रख दिए ना, तो क्या हुआ कि इसका ये मैग्नेटिक मटेरियल डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट अपना खुद का, देखो ये क्या कर रहा है कि साला बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने दे रहा है फोटो के हिसाब से। और देखो ये क्या किया, अपनी ओर थोड़ा सा खींचा, एक्स्ट्रा खींच लिया, अंदर की ओर घुसा। यहाँ देखो एकदम बाउंड्री को टच करते हुए जा रहा है। और इसको देखो एक भी फील्ड बाहर से नहीं, सब अंदर से। इसीलिए बोलता है कि अच्छा तुम ट्रांसफार्मर के अंदर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालते हो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों डालते हो, किसी फैकल्टी ने कहा था एलन में कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, बाहर के जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर बी है, तो फेरोमैग्नेटिक से जब पास होगा तो उसका 5000 बी हो जाएगा, इतना गुना बढ़ जाता है। देखो ना, सबको अंदर घुसेड़ लिया वो। ये सब क्या क्या है, ये साला
हटाओ। ये जल्दी मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक जल्दी मैग्नेट नहीं बनेगा, पैरामैग्नेटिक थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक बहुत जल्दी जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। आई एच कर्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं, एक्स टी कर्व इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ, ये इसको हटाओ, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक कुछ डायग्राम है, इसको ज़रा समझो। इसको अगर तुमने नॉर्थ साउथ में रखा है तो देखो वीक फील्ड रखोगे ना, अगर ये मतलब कि घूमने फिर में कोई मटेरियल है जैसे बालू है, अगर बालू रख दोगे तो नॉर्थ साउथ में रखोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी में तुमने पैरामैग्नेटिक रखा तो नॉर्थ अपने तरफ कुछ पार्ट खींचेगा, साउथ अपने तरफ कुछ पार्ट खींचेगा, तो कैसा होगा, तो ऐसा थोड़ा सा डिप्रेशन होगा। फिर उसके बाद अगर तुमने फेरोमैग्नेटिक डाला ना तो सीधा का सीधा ये इधर खींच लेगा, आधा इधर खींच लेगा, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में डाल दिया दोनों तो देखो ये इसको ठेल के ऊपर कर दिया, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड में कुछ नहीं होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड में थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब उसके बाद देखो इसमें और कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस कर्व को समझो। ये हिस्टेरेसिस नाम का एक साइंटिस्ट ने था, हिस्टेरेसिस ने ही एक कर्व दिया था, उसको हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। यानी कि तुम क्या कर रहे हो कि एक मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मतलब आयरन वाला सब्सटेंस है। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर से दिए, चलो दिए, दे दिए, तो देखो उसने क्या किया कि यहाँ से शुरू किया कर्व को, यहाँ से ले के गया ऐसे, पॉजिटिव सेचुरेशन आया ए पॉइंट पे। फिर तुमने क्या किया, धीरे 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 ये फील्ड को घटाए। फील्ड को कैसे कैसे घटाए, धीरे धीरे, देखो जैसे एक घटा, दो घटा, तो धीरे धीरे घटता हुआ जब आएगा तो देखो इधर से आ रहा है, धीरे धीरे घटता हुआ इधर से आ रहा है, घटता हुआ तुमने देखो जीरो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को एक बार जीरो कर दिया, कर दो जीरो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तुमने जीरो कर दिया, लेकिन ओरिजिनली जो मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ था पहली बार, उसके कारण कुछ ना कुछ अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच जाती है। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कहते हैं कुछ रिटेन हो गया, ये देखो कुछ पार्ट रिटेन होकर बच गया। तुमने मैग्नेटिक फील्ड को इस बार धीरे धीरे और उल्टा करते गया, उल्टा करते गया, उल्टा करते गया, मैक्सिमम पे ले गए, तो देखो ऐसा करवाया। फिर क्या करा तुमने, वापस से इस कर्व को वापस से कम करते गए, पहले कम किया, फिर कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, तो ज़ीरो हुआ। अब फिर तुमने क्या किया कि फिर वापस से इसके डायरेक्शन चेंज की, ये लो, तो देखो इस बार यहाँ से गुजरना चाहिए था यहाँ से, लेकिन यहाँ से नहीं गुजर के यहाँ से वो गुजरता है, ठीक है। तो ऐसे गुजरा, तो यहाँ पर दो तरह का चीज़ आ गई, दो पार्ट आया। एक तो हमारा ये वाला पार्ट आया और एक ये वाला पार्ट आया, ये देखो एक्स्ट्रा बच गया। यानी कि जब तुम फेरोमैग्नेटिक को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा। बी आर क्या है, रिटेंटिविटी है। ये ऊपर वाला क्या है, रिटेंटिविटी है। रिटेंटिविटी मतलब रिमेनेंस, रिमेनेंस मतलब कुछ बचा हुआ। कोर्सिविटी क्या होता है, कोर्सिविटी इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन। देखो ये वाला क्या है, कोर्सिविटी है, ये क्या है, कोर्सिविटी है। तुमने उल्टे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाया ये रेजिडुअल को बर्बाद करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो अब बोलता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो तरह का है, एक है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल, देखो ये पीएमटी का सवाल सुनो अब, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सॉफ्ट मैग्नेट अगर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन में था लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी या ए और बी बोथ, ऐसा करके ऑप्शन में था, आपको मिलेगा सवाल। तो आपका आंसर क्या जाएगा, अगर सॉफ्ट है तो देखो LRC सर्किट पढ़ते हो ना, LRC, लो, L से लो है, R से हो गया रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, ठीक है, कोर्सिविटी। अब लिख लेना यार, लो रिटेंटिविटी कोर्सिविटी हो गया। अब दोनों लो होना चाहिए, किसके लिए, तो सॉफ्ट है LRC, ठीक है। LRC सर्किट कैसा है, सॉफ्ट है। अब उसके बाद तुम्हारा हार्ड अगर मैग्नेटिक मटेरियल बनाना है, जो तुम मार्केट में तुम्हारे स्पीकर के पीछे रहता है,
हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बना है तो हाई रिटेंटिविटी करोगे, हाई कोर्सिविटी रखोगे। अब इसमें देखो स्मॉल हिस्टेरिसिस लॉस, अगर देखो ये इसका कर्व देखो ना बहुत पतला है, तो सॉफ्ट होगी तो पतली होगी, ये याद रखना है। स्मॉल हिस्टेरिसिस लॉस होगा, हार्ड मैग्नेट होगा तो हार्ड और फैला रहेगा, यानी कि लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस होता है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल स्टील अल्निको, इसका एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। ठीक, उसके बाद देखो हिस्टेरिसिस लॉस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करो, टोटल एनर्जी लॉस इन हिस्टेरिसिस, टोटल हिस्टेरिसिस लूप में जो टोटल एनर्जी लॉस होगा उसके लिए होता है वांट जूल, VANT वांट जूल, VANT वांट और जूल, वांट जूल निकलेगा, जूल में जूल लिखा हुआ है और कैलोरी। अच्छा जूल क्या है, जूल के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो वांट अपॉन जूल लिखो, जूल का यूनिट 4.2 और ये आएगा कैसा, कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, ये आप तुम समझते हो यूनिट का खेल, तो इसको याद रखना पड़ेगा। वर्क डन वांट हो गया। उसके बाद देखो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक शील्ड है, अगर आयरन रिंग डाला तो सारा का सारा अंदर चला गया। अगर सुपर कंडक्टर इन्हें फील्ड रखे तो देखो अगर तुमने ये डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो इसको सबको रिपेल कर दिया। ये सब इतना पूछता नहीं है। उसके बाद इसमें और कुछ बचा नहीं है मेरे दोस्त, इलस्ट्रेशन है और उसके बाद चैप्टर हो गया समाप्त। इतना तो बात था, 3-4 लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा लंबा हो रहा है पर लेकिन क्या करोगे यार, बहुत लंबी टॉपिक है ये। ठीक है, फॉर्मूला अगर कोशिश करना है 1 घंटा के अंदर लिख पाओगे, अगर भिड़ जाओगे तो लिख लोगे, क्योंकि ज़्यादा फार्मूला लिखना ही नहीं है। मैंने जितना बॉडी वीडियो में बोला आप हाईलाइट कर लिए हो, अब उसी को लिखना, बाकी को छोड़ देना। ठीक है, और डेली उसको रिवाइज करना है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।